आप पढ़ रहे कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक हमने आपको करा दिया है। आइए अब देखते हैं 51 से आगे के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला आप देख रहे हैं क्वेश्चन है, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। पुंकेसर जो है वह कितने भागों में बटा होता है। तो सही आंसर आपका होगा पुंकेसर जो होता है वह 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लघु, देखें, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? तो लघु बीजाणुधानी का फिगर आप पढ़े हैं। लघु बीजाणुधानी का फिगर, इसमें सबसे आंतरिक परत के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो एपिडर्मिस, एंडोसिथिसियम, टेपिटम और मध्य परत। तो सही आंसर होगा आपका टेपिटम। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होगी? टेपिटम होगी। सही आंसर है आपका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। क्वेश्चन नंबर 53 जो है कह रहा है कि पुष्प के नर जननांग को कहते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं? तो सही, पुमंग कहा जाता है। ठीक है, पुष्प के नर जननांग को पुमंग कहा जाता है। सही उत्तर है आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पुष्प के मादा जननांग को कहते हैं। पुष्प के मादा जननांग को क्या कहा जाता है? जायांग कहा जाता है। बहुत सही। ठीक है, तो पुष्प के मादा जननांग को जायांग कहते हैं। तो सही उत्तर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है। परागकण जो है वह किसका प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो सही उत्तर होगा आपका नर युग्मक, मादा युग्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, नर युग्मक। ठीक है ना, तो परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? नर युग्मक का। सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका परागकण का बाह्य चोल किससे बनता है। परागकण का जो है बाह्य चोल किससे बनता है? ऑप्शन है सेलुलोज, पेक्टिन, स्पोरोपोलिन, टेपिटम। तो सही उत्तर होगा आपका स्पोरोपोलिन का। स्पोरोपोलिन का। ठीक है, तो परागकण का बाह्य चोल बना होता है स्पोरोपोलिन का। सही उत्तर है आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है। स्त्री केसर का भाग कौन सा है? ऑप्शन है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, इनमें से सभी। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, इनमें से सभी। तो स्त्री केसर का कौन सा भाग है? तो ऊपर दिए गए तीनों भाग स्त्री केसर के हैं, अतः इनमें से सभी। आंसर होगा डी सही होगा। स्त्री केसर का वर्तिकाग्र भी भाग है, वर्तिका भी भाग है और अंडाशय है। स्त्री केसर आप पढ़े होंगे इस तरह से स्ट्रक्चर, जिसमें यह आपका वर्तिकाग्र होता है, यह लंबी नली वर्तिका होती है और यह आपका अंडाशय होता है। तो यह वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, यह तीनों भाग से मिलने से क्या बनता है? स्त्री केसर बनता है। तो सही उत्तर होगा इनमें से सभी। डी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्वपरागण को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है। स्वपरागण को कौन सा पादप रोकता है? तो देखें ध्यान से, एरंड, मक्का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। स्वपरागण को कौन सा पादप रोकता है? तो हाँ, तो यह आपका सही उत्तर होगा एरंड। ठीक है, एरंड जो है वह स्वपरागण को रोकता है। यह मक्का आप देख रहे हैं, मक्का में वायु परागण होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ए और बी दोनों नहीं होगा। सही उत्तर है एरंड, ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 59। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है। युग्मक संलयन जब पूर्ण हो जाता है तो क्या होता है? आपस में मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में मिलने से क्या बनता है? हाँ, तो ए ऑप्शन सही है, जाइगोट की रचना होती है, युग्मनज की रचना होती है। युग्मक संलयन होने से युग्मनज की रचना होती है, जाइगोट बनता है। ठीक है, तो 59 का सही आंसर होगा ए।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है एक भ्रूणपुटी में दो प्रकार के संलयन युग्मनज संलयन और त्रिसंलयन स्थान लेते हैं। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो आप लोग इससे परिचित हैं, इस घटना को कहते हैं दोहरा निषेचन। ठीक है, तो एक भ्रूणपुटी में दो प्रकार का संलयन होता है, एक युग्मज संलयन होता है और एक त्रिसंलयन का स्थान लेता है, और इस घटना को डबल फर्टिलाइजेशन दोहरा निषेचन कहते हैं। सही उत्तर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से आभासी फल कौन सा है? आभासी फल कौन सा है यह आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर आप देख रहे हैं, पहला है स्ट्रॉबेरी, अखरोट, सेब, उपरोक्त तीनों। तो सही इसका उत्तर होगा उपरोक्त तीनों। ठीक है, यह तीनों जो उदाहरण दिए गए हैं ए बी सी, यह आभासी फल हैं क्योंकि यह अंडाशय से नहीं बने हैं। अंडाशय के अलावा अन्य भागों से बनने वाले फल को आभासी फल कहते हैं, कूट फल कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो अंडाशय से बनते हैं उन्हें सत्य फल कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया आभासी फल कौन है? तो स्ट्रॉबेरी भी है, अखरोट भी है, सेब है, तीनों है, इसलिए उपरोक्त तीनों सही होगा। ऑप्शन होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को असंग जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असंग जनन कहा जाता है, एपोमिक्सिस कहा जाता है। बिना निषेचन के इसमें बीज बनते हैं। ठीक है, तो सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कीटों द्वारा परागण को कहते हैं। कीटों को द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? आर्निथोफिली, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, ठीक है, टीरोफिली। सही आंसर होगा एंटोमोफिली, एंटेमोफिली। ठीक है, तो कीटों द्वारा परागण कहलाता है एंटोमोफिली। तो 63 का होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है एक पुष्पी पादप में नर जननांग इकाई को क्या कहते हैं? ये तो आप क्वेश्चन कर चुके हैं। एक पुष्पी पादप में नर जननांग क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है, परागकोश कहलाता है। तो सही उत्तर होगा आपका परागकोश कहलाता है। नर जननांग को पुंकेसर कहते हैं, यह उत्तर सही होगा ए। एक पुष्पी पादप में नर जननांग पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, परागकोश नहीं होगा। तो सही उत्तर होगा पुंकेसर। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? पुंकेसर ए। ठीक है, तो यह हो गया आपका एक पुष्पी पादप में नर जननांग इकाई को पुंकेसर कहते हैं। सही उत्तर है आपका ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि एक पुष्पीय पादप में मादा जनन इकाई को क्या कहते हैं? एक पुष्पी पादप में मादा जनन इकाई को स्त्री केसर कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? स्त्री केसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66। क्वेश्चन है पराग कण के बाह्य चोल से सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को क्या कहते हैं? ठीक है, पराग कण के बाह्य चोल में, पराग कण के बाह्य चोल में जो सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होता है, छेद होता है पराग कण में, उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा आपका जनन छिद्र कहते हैं, जर्मपोर कहा जाता है। तो पराग कण के बाह्य चोल पर सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को जनन छिद्र कहा जाता है, जर्मपोल कहा जाता है। सही आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजाती कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो जब परागकोश अपरिपक्व होता है उस समय यह सुसंबद्ध सजाती कोशिकाओं का समूह होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर आप बताएं। सही उत्तर होगा इसे बीजाणु जन ऊतक कहा जाता है, बीजाणु जनन ऊतक कहा जाता है। ठीक है, तो जब परागकोश अपरिपक्व होता है तब यह घने सुसंबद्ध सजाती कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे बीजाणु जन ऊतक कहते हैं, बीजाणु जन ऊतक कहते हैं। सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका परागकोश एक 4 कोश की संरचना होती है। परागकोश एक 4 कोश की संरचना होती है जिसके चारों कोनों पर क्या समाहित होता है? आंसर है लघु बीजाणुधानी, परागपुटी, टेप्टम, जीव द्रव्य। सही उत्तर होगा लघु बीजाणुधानी।
लघु बीजाणु धानी। परागकोश एक 4 कोश की संरचना है, इस टाइप के फिगर आप पढ़े हैं, ठीक है। पूछ रहा है इसके चारों कोनों पर क्या समाहित होता है, तो चारों कोनों पर समाहित होता है आपका लघु बीजाणु धानी। सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है। जलीय घास कौन सी है, आंसर आप देखें, वेलेसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, इनमें से सभी। तो जलीय घास कौन है, सही उत्तर होगा इसका सी, जोस्टेरा, ठीक है। जोस्टेरा जो है वो आपका जलीय घास कहलाता है, तो सही आंसर है आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प का भाग है। नर पुष्प का भाग है, तो जयांग, पुमंग, स्त्री केसर, अंडाशय। सही उत्तर होगा नर पुष्प का भाग होता है पुमंग। नर पुष्प का भाग होता है पुमंग, तो बी आंसर जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मादा पुष्प में निम्नलिखित में से कौन सा भाग है। मादा पुष्प का कौन सा भाग है, सही उत्तर होगा जायांग। मादा पुष्प का कौन सा भाग है, जायांग। सही उत्तर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पराग थैले किनमें पाए जाते हैं। पराग थैली जो है वह किसमें पाई जाती है। प्रश्न है, आंसर है परागकोश, पुष्पासन, अंडाशय, दलपुंज। तो पराग थैले किनमें पाए जाते हैं, सही उत्तर है परागकोश में। पराग थैले जो हैं परागकोश में पाए जाते हैं, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका एनाटापस बीजांड होता है। एनाटापस बीजांड कैसा होता है, सीधा, उल्टा, गोल, वक्र। तो सही उत्तर है एनाटापस बीजांड उल्टा होता है। एनाटापस बीजांड कैसा होता है, उल्टा होता है, तो सही उत्तर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कुछ पुष्पों के परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं। कुछ पुष्पों के परागकोश और वर्तिकान के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं जिसके कारण परागण मुश्किल हो जाता है या होता नहीं। उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं। तो स्वयंबद्धता, हेट्रोस्टाइली, हर्कोगैमी, गेईगैमी। सही उत्तर है आपका डी, गेईगैमी कहा जाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, गेईगैमी कहते हैं। तो कुछ पुष्पों के परागकोश और वर्तिकान के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं जिसके कारण परागण मुश्किल हो जाता है, मुश्किल से होता है या होता ही नहीं है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है गेईगैमी। गेईगैमी कहा जाता है, तो सही आंसर होगा डी, ठीक है। सही आंसर क्या होगा 64, सही आंसर गेईगैमी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यही होगा, डी नहीं होगा, डी गलत है, होगा इसका हर्कोगैमी। जो सही उत्तर होगा वह होगा हर्कोगैमी, ठीक है। तो कुछ जब हर्कोगैमी इसका सही उत्तर होगा सी, हर्कोगैमी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है। भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है, पराग नलिका से, लघु बीजाणु से, लघु बीजाणुधानी से, गुरु बीजाणु से। सही उत्तर है गुरु बीजाणु से, ठीक है। भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है, तो गुरु बीजाणु से होती है, डी आंसर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो न्यूट्रिशन देने का काम करती है उसे टैपिटम कहा जाता है। सही उत्तर है सी, टैपिटम। अगला है क्वेश्चन सेमल में किसके द्वारा परागण होता है। सेमल में किसके द्वारा परागण होता है, चमगादड़, पक्षी, जल, वायु। तो सही उत्तर है चमगादड़ के द्वारा। सेमल में परागण जो होता है वह चमगादड़ के द्वारा होता है, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है आपका इनमें कौन द्विगुणित है, ठीक है। आपको बताना है कौन द्विगुणित है, अंड कोशिका, सहायक कोशिका, द्वितीयक केंद्रक, एंटीपोडल कोशिका। सही उत्तर है द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक जो होता है वह द्विगुणित होता है, ठीक है। अंड कोशिका एकगुणित है, सहायक कोशिका, एंटीपोडल सब एकगुणित है। सही उत्तर है आपका द्वितीयक केंद्रक जो है द्विगुणित होता है, तो सी आंसर जो है राइट है। अगला देखते हैं। अगला है आपका
पोरोगैमी, पोरोगैमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है? पोरोगैमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है? आंसर है आपका चैलाजा लिंग, इंटेगुमेंटमार, माइक्रोपाइलोमा सभी को भेजती है। सही उत्तर है माइक्रोपाइलोमा, माइक्रोपाइलोमा। तो पोरोगैमी में पराग नलिका माइक्रोपाइलोमा से होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है। माइक्रोपाइलोमा सही उत्तर होगा, तो 79 का सी होगा। अगला देखते हैं 80 पूछ रहा है इसमें, आवृत्तबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। आवृत्तबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है, तो किसमें बदलता है? भ्रूण में, भ्रूणपोष में, बीजपत्र में, बीजचोल में। सही उत्तर होगा भ्रूणपोष में। ठीक है, तो आवृत्तबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक किसमें बदल जाता है? भ्रूणपोष में बदल जाता है, भ्रूणपोष में बदल जाता है। सही उत्तर है आपका बी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं है? परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों हैं, आप देखें ध्यान से, परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता है? एंडोथीसियम, मध्यपरत, टेप्टम, इंटेगुमेंट। सही उत्तर है इंटेगुमेंट। ठीक है, परागकोश भित्ति में कौन सा नहीं होता है? इंटेगुमेंट नहीं होता है। डी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भ्रूणकोश में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? भ्रूणकोश में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? अंड समुच्चय, दो ध्रुवी केंद्रिका, गुरुबीजाणु, जनन कोशिका, एंडीपोडल्स। तो भ्रूणकोश में कौन नहीं होता है? तो सही उत्तर होगा आपका दो ध्रुवी केंद्रिका। दो ध्रुवी केंद्रिका जो है वह आपका भ्रूणकोश में नहीं होता है। ऐसा देखते हैं इसको फिर। अभी यह भ्रूणकोश में यह सही उत्तर होगा गुरुबीजाणु जनन कोशिका। गुरुबीजाणु जनन कोशिका जो है वह भ्रूणकोश में नहीं होता है। तो सही उत्तर होगा इसका सी। भ्रूणकोश में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो सही उत्तर है गुरुबीजाणु जनन कोशिका। गुरुबीजाणु जनन कोशिका सी जो होगा वह राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म किसका बचा हुआ भाग है? ठीक है, परिभ्रूणपोष जो है किसका बचा हुआ भाग है? बीजांडकाय, भ्रूणपोष, ठीक है, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, इंटेगुमेंट। तो सही उत्तर होगा आपका न्यूसिलस। बीजांडकाय जो पेरिस्पर्म होता है वह बीजांडकाय का भाग होता है। परिभ्रूणपोष जो होता है वह किसका बचा हुआ भाग होता है? बीजांडकाय का भाग होता है। सही उत्तर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? ठीक है, एरिल जो है किसमें नहीं पाया जाता है? शरीफा, लीची, मेरिस्टिका, आम। तो सही उत्तर होगा आम में। आम में जो है एरिल नहीं पाया जाता है। बाकी शरीफा में, लीची में और मेरिस्टिका में एरिल पाया जाता है जो खाने योग्य होता है। तो एरिल नहीं पाया जाता है, सही उत्तर होगा आम। तो सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परागकण किसकी विशेषता है? परागकण जो है वह किसकी विशेषता है? तो सही उत्तर है ब्रायोफाइट, आवृत्तबीजी, टेडोफाइट, आवृत्तबीजी और अनावृत्तबीजी। तो परागकण विशेषता होता है सी, आवृत्तबीजी और अनावृत्तबीजी का। आवृत्तबीजी और अनावृत्तबीजी का सी आंसर जो है सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पर परागण से प्राप्त संतति दर्शाता है। पर परागण से प्राप्त संतति क्या दर्शाता है? उच्च श्रेणी की वेरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका, नपुंसकता, रिसेसिव गुण, सहजात समरूपता। सही आंसर होगा इसका ए। उच्च श्रेणी की वेरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका। पर परागण से प्राप्त संतति क्या दर्शाएगा? उच्च श्रेणी की वेरिएबिलिटी और विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका। तो 86 का सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, परागण तभी होता है जब कोई परागकण, परागण तभी होता है जब कोई परागकण, ठीक है, अपना स्पर्म न्यूक्लियाई विमुक्त करता है, वर्तिकाग्र पर आता है, परिपक्व होता है जिसमें 3 न्यूक्लियाई होना पकान, या अपने स्पर्म न्यूक्लियाई विमुक्त करे और अंडा और ध्रुव के साथ निषेचन करे।
परागण तभी होता है जब कोई परागकण, सही उत्तर है बी, वर्तिकाग्र पर आता है। परागण तभी होता है जब कोई परागकण वर्तिकान पर आता है। तो 87 का सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एनिमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है चमगादड़, वायु, पक्षी, घोगा। निक किसके द्वारा होता है? तो वायु के द्वारा। सही उत्तर होगा आपका वायु। ठीक है, सही उत्तर होगा वायु। तो 88 का सही उत्तर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एंटोमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? एंटोमोफिली के परागण किसके द्वारा होता है? सही उत्तर है कीट के द्वारा होता है। एंटोमोफिली में परागण कीट के द्वारा होता है। सही उत्तर है बी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एनिमोफिली में परागण किसके द्वारा हुआ था? वायु के द्वारा। एनिमोफिली मतलब वायु के द्वारा और एंटोमोफिली मतलब कीट के द्वारा। ठीक है, एंटोमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। अगला देखते हैं 90 नंबर। यदि किसी पुष्प के परागकोश और वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हों तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, पुष्प और वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो तो इसे क्या कहेंगे? एलोगैमी, डाइकोगैमी, होमोगैमी, सिंगैमी। सही उत्तर है होमोगैमी। तो यदि किसी पुष्प का परागकोश और वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो जाए तो इसे होमोगैमी कहा जाता है। सही उत्तर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पर परागण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम हैं। पर परागण क्यों लाभदायक है? तो सही उत्तर होगा इसका श्रेष्ठ संतति। श्रेष्ठ संतति 14। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसमें श्रेष्ठ संतति उत्पन्न होती है। श्रेष्ठ संतति उत्पन्न होती है। सही आंसर है आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकान पर जमा होने को क्या कहते हैं? उसी पौधे के दूसरे फूल पे जमा होने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जिटैनोगैमी। क्या कहा जाता है? जिटैनोगैमी कहा जाता है। तो जब परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकान पर जमा होते हैं तो इसे जिटैनोगैमी कहा जाता है। सही उत्तर है आपका बी। अगला है प्रश्न यदि किसी पुष्प के परागकोश और वर्तिकाग्र अलग अलग समय में विभिन्न समय में परिपक्व होता है तो इसे क्या कहा जाता है? अलग अलग समय में परिपक्व होता है तो इसे क्या कहता है? तो इसे कहते हैं डाइकोगैमी। क्या कहते हैं? डाइकोगैमी कहा जाता है। ठीक है, एक साथ होगा तो हर्कोगैमी और अलग अलग समय होगा तो डाइकोगैमी। तो यदि किसी पुष्प के परागकोश और वर्तिकाग्र विभिन्न समय में परिपक्व होता है तो इसे डाइकोगैमी कहा जाता है। सही उत्तर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ही पुष्प के मादा जनांग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को क्या कहते हैं? एक ही पुष्प के मादा जनांग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रोटोगैनी। प्रोटोगाइनी कहा जाता है। प्रोटोगाइनी कहा जाता है। तो अगर एक ही पुष्प के मादा जनांग का परागकोश से पहले परिपक्व हो जाए, मादा जनांग जो है वो परागकोश से पहले ही परिपक्व हो जाए तो इसे प्रोटोगैमी कहा जाता है। प्रोटोगाइनी कहा जाता है। प्रोटोगाइनी। ठीक है, तो ए आंसर राइट होगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण है। पर परागण का उदाहरण क्या है? गेहूं, टमाटर, आलू, मक्का। सही उत्तर है पर परागण का मक्का। मक्का जो है वो पर परागण का उदाहरण है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 कह रहा है कि परागण में लीवर मैकेनिज्म किसमें पाया जाता है? परागण में लीवर मैकेनिज्म किसमें पाया जाता है? ठीक है, एंटीराइनम में, फाइकस में, गेहूं में, साल्विया में। लीवर मैकेनिज्म तो सही उत्तर है साल्विया में। परागण में लीवर मैकेनिज्म जो है वह साल्विया में पाया जाता है। तो ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका परागण सभी पुष्प अंगों के एब्सिशन को उकसाता है सिवाय। परागण जो है वो सभी पुष्प अंगों के एब्सिशन को दर्शाता है किसको छोड़कर? पिस्टिल। किसको छोड़कर? पिस्टिल को छोड़कर। इसका सही उत्तर था आपका पिस्टिल। परागण सभी पुष्प अंगों के एब्सिशन को उकसाता है जिसका अपवाद है पिस्टिल। ठीक है, तो सही उत्तर होगा आपका बी।
अगला 98 देखते हैं। यह है आपका स्वपरागण के लिए एक पुष्प का होना चाहिए। स्वपरागण होने के लिए पुष्प में क्या होना चाहिए? स्वपरागण होने के लिए पुष्प को द्विलिंगी होना चाहिए। ठीक है, स्वपरागण के लिए पुष्प में क्या होना चाहिए? तो द्विलिंगी होना चाहिए। तो सही उत्तर है डी। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है परागकोश क्या दर्शाता है? परागकोश क्या दर्शाता है? स्पोरोगोनियम, नर गैमेटोफाइट, नर स्पोरोफिल, स्पोरेंजियम। सही उत्तर है स्पोरोगोनियम। परागकोश क्या दर्शाता है? स्पोरोगोनियम। सही उत्तर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है? विकासशील परागकण को पोषण, सही उत्तर है टेपिटम से मिलता है। विकासशील परागकण को पोषण टेपिटम से मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जो है सही उत्तर आपका ये होगा। तो हमने आपको 100 क्वेश्चन बता दिया है MCQ का। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से किया जाएगा। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।